हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटी का अपना अगला लेक्चर जो है शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा। आज इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। जैसा कि आप देख रहे हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग नंबर जो है 1 में आपका पड़ता है, पार्ट नंबर जो है 1 में आपका पड़ता है और आर्टिकल नंबर 1 से लेकर जो है 4 तक आपका ये आते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद नंबर जो आपका अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक आपके हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये आज की क्लास में हम पूरे जो है 4 आर्टिकल को कवर करेंगे। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और भाग नंबर 1 है हमारा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि भाई आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र है कौन से भाग में आता है, तो भाग नंबर 1 में आता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है से रिलेटेड आर्टिकल्स नंबर 1 से लेकर 4, ठीक है, और इन सभी आर्टिकल को हम कवर करेंगे आज की क्लास में। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर जो है ज़रूर करना, लाइक जो है आप ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास। इसमें जैसे हमने देखा कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग नंबर 1 में आता है। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर जो है 4 तक हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि आर्टिकल नंबर 1 का, अब इसमें देखो आर्टिकल नंबर 1 है, इसके भी क्लोज हैं। आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज 1, 1 का क्लोज 2 एंड 1 का क्लोज 3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज 1 क्या कहता है कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत राज्यों का संघ है, कौन से आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज 1 आपका ये कहता है इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत है वो राज्यों को संघ होगा। तो ये आपका आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 1 का क्लोज 1 में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है अगर हम पढ़ें आर्टिकल 1 का क्लोज 2, ये आपका क्या कहता है कि भाई स्टेट्स एंड यूटीज़ की बात करता है। मंस ये जो है बात करता है कि हमारे देश में जितने भी स्टेट्स और यूटी हैं ये सब वही माने जाएंगे जो हमारे शेड्यूल नंबर फर्स्ट, जो हमारी अनुसूची नंबर जो है फर्स्ट में मेंशन है। तो जितने भी स्टेट और यूटी हैं जो हमारी अनुसूची नंबर 1 में है वो सब माने जाएंगे, स्टेट एंड यूटी। ठीक है, उन्हीं को ही माना जाएगा। तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज नंबर 2। तो शेड्यूल फर्स्ट जो है में जो, जैसे कि हम अगर प्रेजेंट की बात करें, आज जो है प्रेजेंट में हमारे टोटल 28 राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप सभी को ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा था कि पहले जो है हमारे जो है 7 केंद्र शासित, 28 जो है कुल मिला के राज्य हुआ करते थे। फिर बाद में जो है एक राज्य और बना दिया गया, इस प्रकार से 29 राज्य हुआ और ये 29वां जो राज्य हमारा तेलंगाना जो है बनाया गया था। ठीक है, और तेलंगाना 2016 में ये बनाया गया था, 29वां राज्य है। ठीक है, लेकिन 29 स्टेट है, लेकिन जम्मू कश्मीर है उसको जो है स्टेट का दर्जा उसको ख़त्म कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर है उससे जो है 2 आपकी यूनियन टेरिटोरीज़ बना दी गई हैं। ठीक है, तो 2 यूटी कौन कौन सी बनाई गई है जम्मू कश्मीर से? एक जम्मू कश्मीर बनाई गई है और एक लद्दाख जो है आपकी बनाई गई है। ठीक है, तो लद्दाख और ये आपका जम्मू कश्मीर दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका एक ये और एक ये, टोटल 2। तो पहले 7 थे, 7 में 2 जोड़ेंगे, टोटल कितना आपका आएगा? 9 केंद्र शासित प्रदेश आपके ये हो गए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को जो है 2019 में ये केंद्र शासित जो है प्रदेश बनाया गया था, 2 जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को। और बट इसमें जो अगर हम देखें दादरा नगर हवेली और जो आपका दमन और द्वीप, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया, उन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा एक घट गया। ठीक है, तो आज की स्थिति में जो है अगर देखें तो कुल मिलाकर हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हमारी यूनियन टेरिटोरीज़ हैं भाई। ठीक है, और जो 29 हमारे जो है टोटल राज्य थे, तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब इसमें से 29 में से एक घटाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे फिर वापस जो है 28 जो है राज्य आपके रह गए हैं। तो कुल मिलाकर हमारे जो है आज प्रेजेंट में देखें, ठीक है, तो 28 हमारे राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज़ हैं। तो ये हमने देख लिया है। ओके, तो ये बात की गई आर्टिकल नंबर 1 का जो है क्लोज 2 में।
आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज 3 क्या कहता है कि भाई इसमें टेरिटोरीज ऑफ द इंडिया, भारत के जो है राज्य क्षेत्र की बात करता है। तो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें क्या क्या आएंगे, एक तो बात आता है भारत का संघ, भारत संघ है उसमें सिर्फ राज्य आते हैं, लेकिन भारत का राज्य क्षेत्र की बात करें तो भारत का राज्य क्षेत्र में भारत के जो है राज्य भी आते हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, और कुछ अर्जित जो क्षेत्र हैं जो भारत ने किए थे पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से, या फिर जो है जो पाकिस्तान जो है से पीओके जो हमने किया है। तो इस प्रकार से जो कुछ अर्जित क्षेत्र है और यूनियन टेरिटोरीज है, स्टेट, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं, टेरिटोरी ऑफ इंडिया में आपके ये आते हैं। ये जो है बात जो है किसमें मेंशन है, आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज 3 में जो है आपकी मेंशन की गई है। तो आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज 3 है, इसमें क्या दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र की बात करता है कि भारत में जो है स्टेट आते हैं, भारत में यूटी आते हैं, भारत में एक्वायर्ड जो टेरिटोरीज जो हैं वो भी आती है। ठीक है, तो अगर हम जो यहाँ पे दो टर्म हैं इन दोनों को समझने की कोशिश करो, आप यहाँ पे भारत संघ की बात करें, यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसका मतलब सिर्फ राज्य से है। ठीक है, तो भारत जो है में राज्य आते हैं, लेकिन जब भारतीय राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें भारत के राज्य भी आएंगे, भारत के जो है केंद्र शासित प्रदेश यूटीज़ भी आएंगी, जिसको संघ शासित प्रदेश बोला जाता है, और कुछ अर्जित क्षेत्र जो है ये सारे आपके शामिल होंगे भारतीय राज्य क्षेत्र में। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं अगला इम्पोर्टेंट जो टर्म, तो ये हमने देखा लिया आर्टिकल नंबर 1 की हमने पूरी बात कर ली है। अब हम देखते हैं कि भारत जो है एक क्या है, संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, भारत है फेडरल सिस्टम को अपनाने वाला देश है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि केंद्र की जो है सरकार वो अलग से काम करेगी और जो राज्य की सरकारें होती हैं वो अलग से काम करेंगी। मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करती हैं। तो हमारे देश में जो है राज्य सरकारें जो है स्वतंत्र होकर कार्य करती है, और जो स्टेट है, जो सेंटर है, वो में जो सरकार होती है वो अपने बिल्कुल स्वतंत्र होकर इंडिपेंडेंट काम करती है। ठीक है, मतलब सेंटर वाली स्टेट में दखल अंदाजी नहीं करेंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो संघात्मक व्यवस्था जो है फेडरल सिस्टम को अपनाने वाला देश है। लेकिन जो है हमारे देश का संघात्मक जो है संघ के रूप में काम करता है, जिसमें सेंटर जो है मजबूत होता है और स्टेट कमज़ोर होता है। ठीक है, हमारा जो देश है वो संघ के रूप में काम करता है, क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत है उसमें सेंटर जो है कहीं ना कहीं मजबूत होता है और स्टेट है वो कमज़ोर आपका होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई अगर हम अमेरिका की बात करें, भाई अमेरिका में जो है भी क्या है, अमेरिका में भी फेडरल सिस्टम है, संघात्मक व्यवस्था है। तो भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो दोनों जगह पे संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम को अपनाने वाले देश हैं, भारत और जो है अमेरिका दोनों ही। ठीक है, तो लेकिन भारत का जो संघात्मक जो है, जो संघ जो है की तरह आपका ये है, जिसमें भारत है एक संघ जो है की तरह जो काम करता है, जिसमें जो केंद्र है वो क्या होती है, मजबूत होती है, और राज्य जो है वो कमज़ोर होता है। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका है उसमें केंद्र और राज्य जो है दोनों में संतुलन को अपनाया गया है। यहाँ पे मजबूती जो है से कोई वो नहीं है कि भाई सेंटर मजबूत होगा और केंद्र जो आपका ये राज्य है कमज़ोर होगा। अमेरिका है उनमें सेंटर और जो आपका जो स्टेट है दोनों में क्या है, संतुलन अपनाया गया है। ठीक है, हालांकि जो है अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है, हमारे भारत में भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे भारत में जो संघात्मक व्यवस्था जो है उसमें सेंटर जो है मजबूत होती है और जो है कहीं ना कहीं स्टेट है वो कमज़ोर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे जब इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है, आपातकालीन की स्थिति आ जाती है, तो सेंटर जो है वहाँ पे जो स्टेट की जो भी पावर होती है वो सारी सेंटर जो है गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो सेंटर गवर्नमेंट है वो मजबूत होती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, कमज़ोर हमारी होती है। तो भारत में हमने जो है देखा कि संघात्मक जो है जो यूनियन जो है की तरह जो है क्यों लिया गया है, भाई जो भारत है का संघात्मक व्यवस्था, जैसे हमने अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से अपनाया है, भारत ने अपना संघात्मक जो व्यवस्था वो कहाँ से लिया है।
भारत ने अपनी जो है संघात्मक जो व्यवस्था है वो कनाडा देश से लिया है, क्योंकि कनाडा में भी जो है संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। ये भी फेडरल सिस्टम को अपनाता है। जिस तरीके से जो है कनाडा में केंद्र जो है मजबूत होती है और राज्य कमज़ोर होता है, उसी प्रकार से भारत में भी केंद्र जो है मजबूत और राज्य है कमज़ोर होता है। तो हमने जो संघात्मक व्यवस्था जो है कौन से देश से लिया है? हमने संघात्मक जो व्यवस्था लिया है कनाडा से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है भाई आपका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिस प्रकार हमने ऊपर देखा कि आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज 1 है, उसमें क्या दिया गया था कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये है कि भाई राज्यों का जो है सेंटर के साथ कोई समझौता नहीं है, कभी भी जो है राज्य सेंटर से अलग नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं जो है सेंटर मजबूत होगा और राज्य जो है आपका क्या होगा? कमज़ोर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जैसे आपातकालीन की स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में जो है सेंटर मजबूत हो जाता है, स्टेट जो है कमज़ोर पड़ जाता है। और आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज 1 में ये दिया गया है कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और इसका मतलब हमने देख लिया कि सेंटर के साथ जो है कोई समझौता नहीं होगा कभी भी। ठीक है, राज्य सेंटर से अलग नहीं हो सकता, तो ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें अर्जित क्षेत्र, जो अक्वायर्ड जो टेरिटोरीज़ हैं, तो कौन कौन से जो अर्जित क्षेत्र हमने जो है हासिल किए, भारत ने कौन कौन से जो क्षेत्र अर्जित किए, कौन कौन से एक्वायर किए, कौन से टेरिटोरीज़ हैं उनको एक्वायर किया था भारत ने। तो यहाँ पे देखिए दादरा नगर हवेली है, दमन और द्वीप है और गोवा है, इन सभी को जो है भारत ने एक्वायर किया है, अर्जित किया है। ठीक है, और ये जो है कहाँ से किया है? पुर्तगालियों से किया है। तो पुर्तगालियों से हमने जो है दादरा नगर हवेली, दमन और द्वीप और गोवा है, उनको अर्जित किया है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ अर्जित क्षेत्र यहाँ पे जो फ्रांसीसियों से हमने अर्जित किया, फ्रांस से हमने अर्जित किया, फ्रांसीसियों के अंडर में जो है ये आपका आते थे। ठीक है, पांडिचेरी, कराईकाल, यनम, माहे और चंद्रनगर। तो पांडिचेरी, कराईकाल, यनम, माहे और चंद्रनगर ये सारे फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में हुआ करते थे। हमने जो है फ्रांसीसियों के साथ समझौते जो है संधि की, और उसी के तहत जो पांडिचेरी, कराईकाल, यनम, माहे और चंद्रनगर है, इनको अपने भारत में जो है मिलाया, इनको यूनियन टेरिटोरीज को मिलाई। ये भी आपके अर्जित क्षेत्र हैं। बात अगर हम करें पीओके की बात, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है आपका ये। ठीक है, और पीओके है, जैसे अगर हम देखें कि पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो पहले हमारे भारत का ही होता था। ठीक है, लेकिन इस पर जो अधिकार है वो पाकिस्तान ने फिर बाद में कर लिया। ठीक है, लेकिन पीओके आज पाकिस्तान में नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में जो है पीओके आज भी मेंशन नहीं है। पाकिस्तान के संविधान है उसमें पीओके है ही नहीं। तो इसका मतलब पीओके एक जो है स्वतंत्र देश है जिस पर जो अधिकार है पाकिस्तान ने कर रखा है, लेकिन वहाँ पर जो है स्वतंत्र जो है कार्य करता है आपका ये पीओके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पीओके एक अक्वायर्ड जो है टेरिटोरीज़ है, एक अर्जित क्षेत्र जो है। और उसी तरीके से जब हमारा संविधान लागू हुआ पीओके की तरह ही जो है दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा, पांडिचेरी जो है ये सारे आपके होते थे, इन पर भी जो है हमने बाद में अधिकार किया। तो ये अर्जित क्षेत्र में सारे आपके आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन पर अधिकार तो भारत ने कर लिया था, लेकिन पूरे तरीके से आधिकारिक तौर पर जो है नहीं किया था। तो हमने कुछ समझौते संधियाँ की, और कुछ जो है क्षेत्रों को हमने जीत कर भी हासिल किया, कुछ को हमने जो है संधि और समझौतों के माध्यम से किया। तो इस प्रकार जो है से ये जो अर्जित क्षेत्र है। तो अगर हम बात करें कि भाई जो यहाँ पे अर्जित क्षेत्र को कितने तरीके से यहाँ पे जो है प्राप्त किया जा सकता है, तो कोई भी अर्जित क्षेत्र है, कोई भी एक्वायर्ड जो टेरिटोरी है, उसको जो है हम 3 क्षेत्र से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। या तो हम उसको जीत लें, बाय विक्ट्री करें, या फिर कोई संधि या समझौते के द्वारा भी हम कर सकते हैं। और तीसरा जो है दावा रहित क्षेत्र। दावा रहित क्षेत्र की अगर हम बात करें, जैसे आर्कटिक क्षेत्र है, ठीक है, जो जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, हालांकि वहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, लेकिन वहाँ पे विभिन्न जो देश है, कुछ देश है वो दावा करते हैं भाई वहाँ पे जो उन्होंने अपने जो अनुसंधान जो है केंद्र खोल रखे हैं। जैसे भारत है उसका अनुसंधान केंद्र गंगोत्री जो है नाम से है आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी जो है एक एक्वायर्ड क्षेत्र में आपका आता है। ठीक है, तो भारत ने गंगोत्री अनुसंधान आर्कटिक क्षेत्र में जो है स्थापित कर रखा है। तो यही जो है हमने देखा था कि भाई जो दादरा नगर हवेली है, दमन द्वीप, गोवा, ये सारे हैं हमने, ये पुर्तगालियों के अधिकार में हुआ करते थे पहले,
ठीक है, और इनको जो हमने बाद में पुर्तगालियों से जीत कर जो हासिल किया था तीनों को, ठीक है। लेकिन बात करें पांडिचेरी, कराईकाल, येनम, माहे और चंद्रनगर, ये जो है फ्रांसीसियों के अधिकार में जो है आते थे पहले। तो फ्रांसीसियों के साथ हमने संधि और कुछ समझौते किए, उनके तहत जो है इन जो है सभी को हमने अपने देश में फिर बाद में मिलाया, ठीक है। लेकिन बात अगर करें कि भाई इन सबको हमने जैसे मिलाया कैसे, ठीक है, क्या क्या हमें जो है इम्पोर्टेंट, जैसे दादरा नगर हवेली है उसको हमने कैसे मिलाया पुर्तगालियों से, तो इसकी जो अगर हम कहानी देखें तो दादरा नगर हवेली जो है पहले पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था। तो 1954 में भारत ने इस पर जो है कब्जा कर लिया। तो भारत ने जो है दादरा नगर हवेली जो है उस पर 1954 में कब्जा किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। तो भाई कब्जा कर लिया तो फिर क्या होता है कि भाई दादरा नगर हवेली और जो दमन और दीप है उसके बीच में जो कुछ क्षेत्र जो है डिस्टेंस है और जो कुछ क्षेत्र है वो हमारे भारत का है, ठीक है। और जो दादरा नगर हवेली है वहाँ की जनताएं चाहती थी, और जो दमन और दीप है यहाँ की भी जनताएं चाहते थे कि भाई भारतीय लोगों का ही यहाँ पर हमारे यहाँ पे शासन रहें, ठीक है। और ये दोनों जो है पुर्तगालियों के जो है उपनिवेश हुआ करते थे, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप। तो पुर्तगाल से जो है पुर्तगाल यहाँ पर जो है शासन जो है चला रहा था। पुर्तगाल से पुर्तगाली लोग यहाँ पर शासन चला रहे थे दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप पे। तो दादरा नगर हवेली की जनता ने जो है एक विद्रोह कर दिया वहाँ पे कि भाई मतलब हमें जो है भारत में जो है शामिल होना है। तो इस प्रकार से वहाँ पे की जनता ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये जो है इनके रूल रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा कठोर थे, ज़्यादा जो है ये प्रताड़ित करते थे पुर्तगाल वासी, ठीक है। तो वहाँ पे दादरा नगर हवेली की जनता है उन्होंने वहाँ पे विद्रोह किया। तो पुर्तगाल ने फिर जो है आदेश दिया अपनी सेना को, ठीक है। और इनकी सेना जो है रहती थी दमन द्वीप में, ठीक है, और दमन द्वीप में थी। तो इन्होंने कहा कि भाई आप जाइए और वहाँ पे जो दादरा नगर हवेली में जो विद्रोह हो रहे हैं उनको शांत कीजिए। लेकिन जब दादरा नगर हवेली और दमन और दीप के बीच में, जैसा कि आप जानते हैं, उसके बीच का क्षेत्र भारत का क्षेत्र है, और भारत ने जब दमन और द्वीप की सेना को जो दादरा नगर हवेली जाने से जब रोका और कहा कि आप हमारे जो है सीमा क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकते, तो पुर्तगाली जो है इस बात से जो नाराज़ होकर फिर मतलब यूएनओ जो है चले जाते हैं। और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राज्य जो है संगठन, ये पुर्तगाली पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर हम देखें कि भाई यहाँ पे जैसे दादरा नगर हवेली है, ये वाला जो है हमारा दमन और द्वीप है। तो दमन और द्वीप में यहाँ पे पुर्तगालियों की सेना होती थी, यहाँ पे विद्रोह हो गया था, और ये जो बीच वाला एरिया था ये हमारे भारत का था, ठीक है, ये हमारे भारत का था। तो सेना जो है इनकी यहीं से आती थी। तो जब जो भारत वाला जो है सीमा में से जब ये पुर्तगालियों की सेना इधर आ रही थी इस विद्रोह को शांत करने के लिए, तो भारत ने जो है अपनी सीमा का प्रयोग करने से मना कर दिया। और फिर जो है ये मना करने के बाद में तो फिर क्या होता है कि भाई पुर्तगाली हैं वो कहाँ चले जाते हैं, यूएनओ चले जाते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जो है चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि भाई यूएनओ है उसमें भारत को ही के पक्ष को मजबूती मिलती है। यूएनओ है उन्होंने कहा कि भाई भारत अपने सीमा क्षेत्र में किसी को एंट्री करने दे या ना करने दे, ये सिर्फ भारत की मर्जी है। और कुल मिलाकर फिर जो है बाद में देखें तो यूएनओ का पक्ष है भारत की ओर रहता है, और दादरा नगर हवेली से फिर बाद में पुर्तगालियों को भारत ने भगा दिया, ठीक है। तो दादरा नगर हवेली पे जो विद्रोह चल रहे थे तो वहाँ पे भारत की सेना जाती है और पुर्तगालियों को जो है वहाँ पे सेना के बल पर जो है इन पुर्तगालियों को दादरा नगर हवेली से खदेड़ दिया गया। और 1954 में जो है दादरा नगर हवेली पर अधिकार जो है भारत ने कर लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेट है 1954 में भारत ने दादरा नगर हवेली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। सेना के बल से इनको जो है हटा दिया, खदेड़ दिया पुर्तगालियों को। लेकिन ये औपचारिक रूप से आज भी भारत में जो है शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अपने भारत का जो है अधिकार हो गया था, लेकिन औपचारिक रूप से नहीं हो गया था। फिर औपचारिक रूप से करने के लिए बाद में हमें जो है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम करना पड़ा, ठीक है, 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा। और ये कब किया हमने, 1961 में किया, ठीक है। तो 1961 में 10वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, और उसी के तहत दादरा नगर हवेली को आधिकारिक तौर पर इंडिया में शामिल कर लिया जाता है, और इसको एक संघ शासित जो है प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या यूटी जो है बाद में बना दिया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत ने जो है सेना के बल पर भाई 1954 में पुर्तगालियों पर अधिकार किया, लेकिन ये औपचारिक रूप से नहीं था।
फिर 1954 के बाद में फिर 1961 में संविधान संशोधन अधिनियम करना पड़ता है 10वां। ठीक है, तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें करना पड़ता है। उसी के तहत दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित जो है प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है और इसको भारत में मिला लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कहानी थी आपकी दादरा नगर हवेली की। लेकिन फिर बाद में बसते हैं दमन और द्वीप और गोवा है, इस पर भी भाई पुर्तगालियों का ही अधिकार था। तो बाद में फिर जो है 1961 में ही, ठीक है, जिस प्रकार से दादरा नगर हवेली को जो है बनाया गया था, तो 1961 में ही फिर बाद में पुर्तगालियों को भी यहाँ से जो है सेना के बल पर जो है इनको भारत की सेना के द्वारा जो है पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है। और यहाँ पर भी जो भारत ने अधिकार कर लिया और फिर यहाँ पे जो है 12वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1962 किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1962 में। ठीक है, तो 1962 में 12वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दमन और द्वीप और गोवा को भारत को जो इन दोनों को जो है मर्ज करके, इन दोनों को एक करके, इन दोनों को मर्ज कर दिया और एक जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत भाई इन दोनों को मर्ज करके। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि 1961 में 10वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दादरा नगर हवेली को क्या किया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, लेकिन जो है जैसा कि हमने देखा कि गोवा और जो आपका दमन और द्वीप है इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन बाद में फिर 1987 में गोवा को अलग से राज्य का दर्जा मिल गया था। ठीक है, तो गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब मिला, 1987 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गोवा को जो है राज्य का दर्जा कब मिला, 1987 में। पहले जो है एक इसमें मर्ज था, पहले ये यूनियन टेरिटोरी होता था, किसके साथ होता था, दमन और द्वीप के साथ। ठीक है, जिसमें जो है हमने क्या किया था, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 किया था। ठीक है, लेकिन अगर हम हाल में देखें, आज प्रेजेंट की स्थिति देखें भाई, प्रेजेंट की स्थिति देखें तो दादरा नगर हवेली और जो ये दमन और द्वीप है, ठीक है, पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे। लेकिन आज जो है जनवरी 2020 में फिर इन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। पहले ये दोनों अलग अलग होते थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश होते थे अलग अलग, लेकिन इन दोनों को जनवरी 2020 में मिला दिया गया और एक ही केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया गया है आज प्रेजेंट में। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटोरीज़ है हमारी प्रेजेंट में भारत में। ठीक है, अगर बात करें जो फ्रांसीसियों के द्वारा जो हमने ये जो चंद्र नगर है, पांडिचेरी, कराईकाल, यनम माही, ये जो है ये भारत में मिलाए, ठीक है, संधि के द्वारा। तो भाई चंद्र नगर है, इसको 1950 में वेस्ट बंगाल में शामिल किया जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 में ही चंद्र नगर है उसको जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो है शामिल कर लिया गया। ठीक है, जबकि पांडिचेरी और कराईकाल है ये तमिलनाडु में आते हैं, यनम जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में आता है, और जो माही है ये आपका केरला में आपका आता है। ठीक है, लेकिन अगर आज की स्थिति देखें, आज की स्थिति में जो पांडिचेरी है इसको ये किससे मिलकर बनता है, ये कराईकाल, यनम, माही, चंद्रनगर, ये जो आपके हैं जो फ्रांसीसियों से हमने जो है संधि के तहत इन सभी को लिया था, आज जो है इन सब को मिलाकर जो है एक पांडिचेरी बनता है। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर जो है क्या बनता है, पांडिचेरी। ओके, तो पांडिचेरी है, कराईकाल, यनम, माही, चंद्रनगर, ये सारे के सारे जो है 1954 में ही भारत के अधिकार क्षेत्र में जो है ले लिए गए थे। लेकिन औपचारिक रूप से अगर हम देखें तो औपचारिक रूप से इनको भारत में शामिल किया गया 1962 में। ठीक है, और 1962 में हुआ इनके लिए 14वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 14वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1962 में। तो और इसी के तहत जो है कराईकाल, यनम, माही जो है चंद्रनगर, इनको औपचारिक रूप से जो है भारत में जो है शामिल कर लिया गया। ठीक है, और ये आज प्रेजेंट में सारे पांडिचेरी के नाम से जाने जाते हैं, पांडिचेरी में ही आपके ये पढ़ते हैं। ठीक है, और तो ये इम्पोर्टेंट जो है आपने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनके लिए जो है 14वां हुआ 1962 में। तो सबको औपचारिक रूप से भारत में शामिल किया और यूनियन टेरिटोरी का जो है इनको दर्जा दे दिया गया इस प्रकार से। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो है कुछ और एक्वायर्ड जो क्षेत्र थे जो हमारे भारत में आए,
लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, जो सिक्किम है हमारे भारत में जो है कैसे शामिल जो हुआ, सिक्किम को कैसे राज्य का दर्जा मिला, क्योंकि ये सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा नहीं था। तो सिक्किम है उसमें जो है पहले क्या होता था, चोंगियाल वंश जो है का शासन चला करता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम है उसमें कौन सा वंश चला करता था, चोंगियाल वंश चला करता था। वहाँ पे राजतंत्र ही हुआ करता था, मीन्स लोकतंत्र नहीं होता था, राजतंत्र ही हुआ करता था। ठीक है, तो भारत का संविधान जो ऑलरेडी उस टाइम जो है बन चुका था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर लागू हो चुका था। ठीक है, तो भारत में लोकतंत्र जैसा कि आप जानते हैं डेमोक्रेसी आ चुका था। लेकिन जो सिक्किम की जनता ये चाहती थी कि भाई सिक्किम में भी जो है लोकतंत्र आए। यहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, यहाँ पे क्या था, राजतंत्र था। मतलब सब कुछ राजा की ही चला करता था, जो चोंगियाल वंश है उसी की ही चला करती थी। ठीक है, तो लोकतंत्र यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो सिक्किम में लोकतंत्र नहीं था और सिक्किम की जनता का रुझान था कि भारत जो है भारत की तरफ ज़्यादा था, कि भारत जिस प्रकार भारत में लोकतंत्र है मतलब उसी प्रकार मतलब हमें भी जो है भारत में मिला लिया जाए और जो है लोकतंत्र यहाँ पे आए। लेकिन चोंगियाल वंश का जो शासक यहाँ पे जो था, तो इस प्रकार जो है राजतंत्र व्यवस्था जो है ही यहाँ पे चल रही थी। सिक्किम की जनता ने भाई बहुत ज़्यादा डिमांड की कि भाई हमें भारत में मिला लिया जाए और लोकतंत्र वहाँ पे आए। और तो इस प्रकार जो है राजा ने फिर बाद में इनकी डिमांड पे एक मंत्री परिषद है उसकी स्थापना कर दी। मंत्री परिषद को ही फिर पावर दे दी गई। ठीक है, मंत्री परिषद को पावर दे दी गई, मतलब यहाँ पे अब राजा है वो नाम मात्र का होता था, नॉमिनल होता था। ठीक है, सारी जो मेन पावर है अब सिक्किम में मंत्री परिषद के पास आ गई थी। ठीक है, और यहाँ की मंत्री परिषद ने भारत के जो है साथ फिर एक टाई अप किया, एक समझौता किया कि हम ये चाहते हैं कि भारत में लोकसभा में 2 सांसद है वो सिक्किम के हों। भारत की लोकसभा है उसमें 2 सांसद है वो कहाँ हो, सिक्किम के हों। लेकिन उधर तो जो है भारत का जो है संविधान ऑलरेडी पहले बन ही चुका था। तो इस प्रकार देखा जाए कि भाई किसी अन्य देश के जो है प्रतिनिधि भारत में शामिल कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारी जो संविधान है बनकर वो ऑलरेडी तैयार हो चुका था। तो इस चीज़ को लाने के लिए हमें अपने संविधान में एक संशोधन करना पड़ा भाई, 35वां संविधान संशोधन 1974 करना पड़ा। ठीक है, और इसी के तहत जो है संविधान में एक आर्टिकल भी जोड़ दिया गया है, आर्टिकल नंबर 2A, और इसमें जो है सिक्किम को एक संयुक्त राज्य या फिर सहयोगी राज्य या एसोसिएट राज्य जो है बना दिया गया। ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 किया गया और इसमें आर्टिकल 2A जोड़ा गया और सिक्किम को क्या बना दिया गया, भारत का एक संयुक्त राज्य या सहयोगी राज्य, एक एसोसिएट जो है स्टेट बना दिया गया भारत का, कि भाई सिक्किम भारत का अब एक सहयोगी राज्य होगा। ठीक है, और जिसकी वजह से अब जो 2 सांसद है वो सिक्किम के भारत में जो है प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। ठीक है, तो 2 जो है सांसद भारत में जो है प्रतिनिधि के रूप में ये रहेंगे। लेकिन जनता को जो है ये रास नहीं आया, जनता का ये रुझान था कि भाई पूरे तरीके से जो है सिक्किम को भारत के अधीन, मतलब भारत के अधीन हो। तो इस प्रकार कुल मिलाकर मंत्री परिषद ने फिर बाद में अपनी पावर का यूज़ किया, क्योंकि सारी पावर जो है मंत्री परिषद के पास थी। तो जो चोंगियाल वंश का जो राजा था उस पद को पूरे तरीके से वहाँ पे जो है समाप्त कर दिया गया, जिससे कि वहाँ पर जो है लोकतंत्र की जो है स्थापना हो। ठीक है, और इससे जो है लोकतंत्र की स्थापना हो पाई और ये घोषणा कर दी कि भाई हम भारत में जो है शामिल होंगे। तो भाई फिर क्या किया गया, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 किया गया। ठीक है, और इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया। और पहले जो 1974 में जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्टिकल 2A जो जोड़ा गया था, जिसमें सिक्किम को एसोसिएट जो है भारत का एसोसिएट जो है राज्य बनाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भाई सिक्किम है वो भारत में शामिल जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो सिक्किम है भारत जो है में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत हुआ था।
बात ये आए कि भाई अगर सिक्किम जो है भारत का जो एसोसिएट जो स्टेट है या फिर सहयोगी जो राज्य बना था किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, तो उसमें आएगा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत, जिसमें आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। लेकिन बाद में जो है सिक्किम पूरी तरीके से भारत में शामिल हो गया। ठीक है, पहले जो है पहले क्या होता था कि 2 सांसद है सिक्किम के लोकसभा में होते थे। ठीक है, 2 प्रतिनिधि होते थे। लेकिन फिर बाद में आर्टिकल 2A और जो इसको समाप्त कर दिया गया और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत पूरी के पूरे तरीके से सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया और सिक्किम जो भारत का एक राज्य जो है आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सिक्किम भारत का राज्य जो है कब बना, ये भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी एग्जामों में। भाई 1975 में बना सिक्किम भारत का राज्य। ठीक है, कौन सी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट जो है इसमें भारत में जो है कुछ रियासतें थी। ठीक है, जिनको हम कहते हैं प्रिंसी स्टेट्स। तो भाई ये रियासतें हैं, ये भी भारत में मिलाई गई। तो ये कैसे मिलाई गई और किसने मिलाई? ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, जो बहुत सारी जो रियासतें होती थी भारत में जो स्वतंत्र होती थी बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत सारी रियासतें हैं इसमें, जो क्या बोलते हैं, कुछ पाकिस्तान में चली गई, कुछ जो है इंडिया में रही, कुछ स्वतंत्र ही रही। तो ये रियासतें थी जिनको प्रिंस स्टेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में जो अधिकतर रियासतों को कैसे शामिल किया वो हम देखेंगे अब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई 3 जून 1947 की ये डेट है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा जो है की गई, माउंटबेटन के द्वारा जो है घोषणा की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि भारत एक अलग देश होगा और पाकिस्तान एक अलग देश होगा और जो रियासतें हैं वो भी क्या रहेंगी, स्वतंत्र रहेंगी। मतलब जो 3 जून 1947 को जो हमारा भारत जो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ और उससे पहले 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो है घोषणा जो है की गई और इसमें स्पष्ट किया गया कि भारत अलग राज्य होगा, पाकिस्तान भी अलग राज्य होगा। और जो भारत में जो रियासतें हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा 562-66 जो है रियासतें होती थी, 562 रियासतें जो होती थी उस टाइम भारत में, और वो भी क्या रहेंगी, स्वतंत्र रहेंगी। भाई भारत भी स्वतंत्र, पाकिस्तान भी स्वतंत्र और ये सारी रियासतें भी जो है स्वतंत्र रहेंगी। ठीक है, ये जो है घोषणा की गई थी माउंटबेटन में। ठीक है, माउंटबेटन घोषणा पत्र में 3 जून 1947 को। तो भाई होता क्या है कि हमारे देश में जो है 562 जो है कि करीब रियासतें हुआ करती थी और ये जो है रियासतें छोटी भी होती थी और कुछ बड़ी रियासतें भी थी। तो कोई भी जो है रियासत अगर भारत और पाकिस्तान में शामिल होना चाहे तो वो हो सकती थी, अन्यथा अपने आप को स्वतंत्र घोषित जो है वो रख सकती थी। ऐसा जो है माउंट जो है बेटन घोषणा पत्र में दिया गया था। ठीक है, लेकिन अगर ये रियासतें भारत या पाकिस्तान जो है किसी में शामिल नहीं होती है तो भारत जो है वैसे ही फिर बाद में 562 जो है टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 562 रियासतें होती थी और घोषणा पत्र में यह था कि भाई आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो पाकिस्तान तो हो ही गया था, भारत भी हो गया था। तो इस प्रकार से तो 562 जो है रियासतें अलग अलग जो है स्वतंत्र होती। ठीक है, अलग अलग अपने रूल रेगुलेशन बनाती। तो इस प्रकार से पूरा भारत है 562 टुकड़ों में और बढ़ जाता। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम यहाँ पे निभाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है। इनको भारत का जो है एकीकरण जो है भारत का एक किया था। ठीक है, भारत का इंटीग्रेशन करने का काम जो है या भारत का एकीकरण का जो फादर जो है किसे कहा जाता है, तो भारत का एकीकरण करने का जो पिता किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद अपनाया और हर तरीके से कोशिश की कि करके इन्होंने जो है अधिकतर जो रियासतें हैं वो भारत में जो है शामिल करा ली थी। और ये जो आज भारत है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। अगर जो है ये 562 रियासतें जो हैं अलग अलग जो है स्वतंत्र होती, तो भारत जो है पहले से ही कई टुकड़ों में जो है बढ़ चुका होता है, भारत के बहुत सारे टुकड़े होते। ठीक है, तो भारत का एकीकरण करने का जो श्रेय जो है किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जिन्होंने पूरा साम दाम दंड भेद अपनाया और अधिकतर जो है रियासतें हैं उनको भारत में शामिल इन्होंने कर लिया। ठीक है,
तो अब हमारा देश है 15 अगस्त जैसे कि हम जानते हैं 1947 को विधिवत रूप से स्वतंत्र जो है घोषित हो चुका था, आज़ाद हुआ। लेकिन इसके बाद भी जो है ऐसी 3 रियासतें थी जो मतलब ना तो पाकिस्तान में शामिल हुई और वो ना ही भारत में शामिल हुई, ठीक है। और मतलब और इनको लेकर जो है फिर एक विवाद उत्पन्न होता ही रहा। तो ऐसी 3 रियासतें थीं जो किसी भी जो है देश में शामिल नहीं हुई, ना भारत में जो है गई, ये ना पाकिस्तान में शामिल हुई। तो वो कौन सी रियासतें हैं? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये 3 रियासतें हैं, वो किसी भी देश में ये दोनों में शामिल नहीं हुई, ठीक है। तो विवाद जो है इनको लेकर उत्पन्न होता रहा। तो सबसे पहले जो है अगर हम देखें जम्मू कश्मीर रियासत जो है को लेकर क्या विवाद उत्पन्न हुआ, उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये जानना, जम्मू कश्मीर जो रियासत है ना तो पाकिस्तान में गई ना भारत में शामिल हुई, तो इनको लेकर जो है विवाद होते रहे। विवाद क्या था ये हम देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई 26 अक्टूबर 1947 की बात है। भारत का आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 1947 को। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो पूरे आपके जो है 2 महीने बाद ही हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह जो है होते थे जम्मू कश्मीर में। राजा जो होते थे वो कौन थे? राजा हरी सिंह। तो जम्मू कश्मीर के जो है राजा ये होते थे। तो इन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन जो है पर सिग्नेचर जो है करवाई। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन जो है पर सिग्नेचर हुए, कब हुए? 26 अक्टूबर 1947 को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन जो है, सिग्नेचर जो है, ये क्या है, ठीक है, जो कि 26 अक्टूबर 1947 को ये हुए थे। तो ये क्या बला है, तो इसको हम देख लेते हैं। अब जैसे कि जब हमने देखा कि भाई जो जम्मू कश्मीर है वो आपका भारत में ना शामिल हुआ ना ही पाकिस्तान में। तो भाई जम्मू कश्मीर में भाई अधिकतर जो है 90% जो आबादी है मुस्लिम होती थी और 10% वो हिंदू होती थी। लेकिन हिंदू जो है वो काफ़ी अमीर हुआ करते थे और इसमें राजा हरी सिंह वहाँ के राजा हुआ करते और उन्हीं का यहाँ पे शासन चला करता था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर ने भारत के आज़ाद होने के बाद भी ये घोषणा जो है कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। ये कहते थे कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे, ना पाकिस्तान में जाएंगे हम, ना ही हम भारत में जो है जाएंगे। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान विधिवत रूप से जो है अलग हुए, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की सीमा जो है जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान से लगी हुई थी और पाकिस्तान ने जो है इसका फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर की सीमा में एंटर करना शुरू किया और जम्मू कश्मीर का जो काफ़ी एरिया जो है वो घेरना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। तो जम्मू कश्मीर का जो राजा फिर घबरा गया भाई, ठीक है, और उन्होंने भारत के जो प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे जो है सहायता मांगी कि भाई जो है आप हमारी सहायता कीजिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है शर्त रख दी कि भाई हम आपकी जो है सहायता तो कर देंगे, सहायता करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, हम जो है अपनी सेना भी भेज देंगे और पाकिस्तान की सेना को हम पीछे भी कर देंगे। लेकिन आपको जो है एक विलय पत्र है उस पर जो है साइन करना होगा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई आपको जो है विलय पत्र पर साइन करने होंगे और आपको इंडिया में शामिल होना होगा और आपकी जो भी शर्तें होंगी हम मानने के लिए हैं, तैयार हैं। तो ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि भाई जो एक विलय पत्र उस पर साइन करने होंगे, आपको इंडिया में शामिल होना होगा और जो शर्तें हैं वो हम मानने के लिए तैयार हैं आपकी। तो इस प्रकार राजा हरी सिंह ने कहा कि ठीक है भाई हम जो है शामिल जो है आपके मतलब हो जाएंगे और 26 अक्टूबर 1947 को जो है फिर एक विलय पत्र पर जो है साइन हुई, ठीक है। और कहा कि भाई जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा होगा, लेकिन कुछ कंडीशन जो है उसमें लगा दी गई, ठीक है। तो कंडीशन जो है जम्मू कश्मीर के राजा ने फिर क्या लगाई भाई? जम्मू कश्मीर के राजा जो हरी सिंह है उसने कहा कि भाई ठीक है हम साइन कर देंगे विलय पत्र पर और 26 अक्टूबर 1947 को ये साइन हुए, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हमारी भी कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन क्या थी जम्मू कश्मीर के राजा की? इन्होंने कहा कि भाई कि पहली बात जम्मू कश्मीर का जो अपना अलग से संविधान होगा जो जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा बनेगा, ठीक है। हालांकि भारत का जो है संविधान अभी तक जो है बना नहीं था। 1947 में 1950 में जो है हमारा संविधान जो है बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ था। जम्मू कश्मीर ने कहा कि भाई भारत का अलग संविधान होगा, ठीक है, इसके राजा ने कहा। दूसरी शर्त इनकी क्या थी कि भाई
वहाँ पर अलग संविधान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो अपने खुद के अधिकार होंगे और हर मामले पर भारत उसमें जो है इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, कुछ ही मामले पर भारत है उसमें इंटरफेयर कर पाएगा। तो दो शर्तें इसमें यहाँ पे रख दी कि भाई एक जो है हमारा अपना संविधान होगा जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जो जनता के द्वारा बनेगा। दूसरा जो है जम्मू कश्मीर के खुद के अपने अधिकार होंगे और उसमें भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, कुछ ही मामलों में वो हस्तक्षेप या इंटरफेयर कर सकता है। तो इस प्रकार ये मंजूरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दे दी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है वो मान ली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। हालांकि बाद में अगर इसको देखा जाए तो इसको लेकर काफ़ी फिर बाद में कांग्रेस पार्टी में घमासान भी हुआ, बड़े बड़े नेता जो है इस बात को लेकर जो है एग्री नहीं हुए, ठीक है, कि भाई एक ही भारत में जो है दो तरह के देश कैसे बन जाएंगे, एक ही भारत में दो तरह के संविधान जो है सभाएं कैसे बनेंगी। तो इस बात को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी में काफ़ी घमासान होता है और इस बात को से जो है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जो है सहमत नहीं थे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ तक कह दिया था कि भाई आप परेशान मत हो, आप क्यों घबरा रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं जम्मू कश्मीर को कैसे जो है इंडिया में शामिल करूँगा, आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन बाद में क्या होता है कि कुल मिलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को नहीं मान रहे थे और राजा हरि सिंह की जो है बात जो को उन्होंने मान लिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन जो है उस पर इन्होंने जो है साइन कर दिया, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन 26 अक्टूबर 1947 पर जो है यहाँ पे साइन हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के और उसके बाद जो है भारत की जो है सरकार ने जम्मू कश्मीर की जो कब्जाई जो सेना थी उसको खदेड़ना फिर बाद में शुरू किया, ठीक है। जैसा कि प्रॉमिस किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो भारत की सेना ने जो पाकिस्तान के द्वारा जो कब्जाई गई जो ज़मीन थी उसको जो है पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनको लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई ये चीज़ है युद्ध में ना बदल जाए। हालांकि हमारा देश जो है धर्म के आधार पर ही बंटवारा जो हुआ था, धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ था और कि भाई हिंदू इधर रहेंगे मुस्लिम इधर रहेंगे, कहीं ये जो बंटवारा है वो और अधिक ना बढ़ जाए। इस बात को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है फिर बाद में फिर यूएनओ चले जाते हैं, यूनाइटेड जो है नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है संगठन चले जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर जब यूएन में जाते हैं तो हालांकि अपने आप में जो है बहुत बड़ी गलती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इतना लिबरल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो है यूएन ने फिर बाद में कहा कि भाई दोनों के दोनों जो है जो फायर जो है सीज बंद कीजिए, मतलब जो फायरिंग जहाँ पे चल रही थी, ठीक है, वहीं के वहीं जो है रोक दिया जाए और जहाँ पर जो सेना है वो अपने हथियारों को वहीं पर फेंक दे और पीछे पीछे जो है हट जाए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर पाकिस्तान जो है सेना ने हथियार नहीं डाले, जहाँ पर जो है जो सेनाएं तैनात थी वहीं की वहीं जो है बाउंड्री लाइन बना दी गई। यानी कि जो भारतीय सेना जितना पीछे पाकिस्तान सेना को खदेड़ चुकी थी उसके बाद भी काफ़ी एरिया ऐसा था जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में था, ठीक है। लेकिन यूएनओ के घोषणा पत्र के द्वारा सेनाएं वहीं की वहीं जो है रुक गई थी और यहीं पर जो एक बाउंड्री लाइन बना दी गई और ये जो है पीओके ऑक्यूपाइड जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है का हिस्सा था और कश्मीर जो है भारत का हिस्सा बना, ठीक है। तो ये पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर जो हालांकि जो कश्मीर जो भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान को खदेड़ दिया था पीछे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एरिया बच गया था जो कश्मीर का जो कब्जा लिया था पाकिस्तान ने। लेकिन पाकिस्तान का पीओके के ऊपर आज भी अधिकार है और विधिवत रूप से हालांकि ये अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के संविधान में ये पीओके है वहाँ पर पूरी तरीके से पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वहाँ पर स्वतंत्र सरकारें काम करती है पीओके में, ठीक है, क्योंकि पीओके है उसमें स्वतंत्र सरकार काम करती है तो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है। कुल मिलाकर जो है पीओके आज भी एक जो है विवादित हमारा ये मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में था। तो इस तरीके से जो है भारत ने एक्वायर्ड जो आपका ये अर्जी क्षेत्र में आपका गिना जाएगा, यूनियन टेरिटोरी में गिना जाएगा ही।
ठीक है। हैदराबाद जो रियासत है इसको भी जीतने के लिए भाई चलाया गया ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो जो है किसको जीतने के लिए चलाया गया था? हैदराबाद को। तो हैदराबाद में अधिकतर जो है मुस्लिम होते थे, मुस्लिम आबादी थी। हैदराबाद अपने आप में बहुत बड़ी एक रियासत हुआ करती थी। हैदराबाद का निज़ाम होता था भाई, जिसका यहाँ पर जो है शासन चलता था। हैदराबाद में निज़ाम बनते थे, वहाँ पे निज़ाम का ही शासन चलता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये मानना था कि अगर हैदराबाद इंडिया में शामिल नहीं हुआ तो भारत के दो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी और यह बीच में था, और ऊपर जो है नॉर्थ का हिस्सा और नीचे जो है साउथ, मतलब जो बीच में होता था। ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए था कि हर हालत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ये चाहते थे कि भाई इसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो वहाँ पर निज़ाम की जो सरकारें, तो हैदराबाद में जो निज़ाम सरकारें होती थी वो हिंदुओं पर ज़्यादा शोषण करती थी, क्योंकि हैदराबाद मुस्लिम जो आबादी वाला जो आपका ये था। ठीक है। तो हिंदुओं पर ज़्यादा शोषण कर रही थी, और उस शोषण को बचाने के लिए भारत सरकार ने अपनी सेना हैदराबाद में भेजी। लेकिन इस बात को लेकर जो है, जो वहाँ पे हैदराबाद का जो निज़ाम है वो यूएनओ में जो है चला जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो यूएनओ ने भारत का पक्ष लिया और इसका फ़ायदा फिर भारत ने उठाया और अपनी सेना को हिंदुओं के संरक्षण के लिए वहाँ पे हैदराबाद में भेजा, और हैदराबाद के निज़ाम को गिरफ्तार करके जो है हैदराबाद को छीन लिया गया, और इस प्रकार जो है भारत में हैदराबाद को शामिल कर लिया गया। ठीक है। जूनागढ़ रियासत की बात करें, जो कि आपकी गुजरात का वाला हिस्सा है, गुजरात वाला हिस्सा जूनागढ़ रियासत, तो भाई नवंबर 1947 में शामिल हुआ। ठीक है। जूनागढ़ को लेकर भी विवाद हुआ। तो जूनागढ़ को लेकर विवाद हुआ तो वहाँ पे वोटिंग कराई गई कि भाई इसमें जो है रेफरेंडम जो है चुनाव यहाँ पे करवाएगा, जिसके पक्ष में भाई जितने ज़्यादा वोट होंगे वो ही जूनागढ़ को ले जाएगा। तो इस प्रकार वहाँ की जो जनता ने भारत के पक्ष में जो है 99% जो वहाँ पे वोट आए, और ये भारत में फिर बाद में जूनागढ़ भी शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार जो ये 3 रियासतें थी जो किसी भी जो है देश में शामिल हुई, जिसमें हैदराबाद को तो हमने कर ही लिया था, जूनागढ़ को भी कर लिया। पाकिस्तान जो है इसमें जो आधा इसमें पीओके पाकिस्तान ने कब्जा लिया था। ठीक है। हालांकि जो कश्मीर जो है पर भी जो भारत का फिर बाद में अधिकार हुआ। ठीक है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल नंबर 1 हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम आर्टिकल नंबर 2 है उसको कवर करते हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर जो है 2, अनुच्छेद नंबर 2 है, उसमें क्या दिया गया है? एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटोरीज, नए क्षेत्रों का प्रवेश। तो भाई आर्टिकल नंबर 2 है उसमें क्या है कि भाई जो भी नए जो टेरिटोरी है उसका एडमिशन, या फिर यूँ कहें कि नए क्षेत्रों का जो प्रवेश है वो संसद है वो विधि द्वारा जो है कर सकती है। तो संसद के पास अधिकार है कि वो कानून बनाकर जो है नए क्षेत्रों का प्रवेश भारत में कर सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नए क्षेत्रों का जो प्रवेश है वो संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो इसके लिए संसद कुछ निर्बंध या शर्त लगा सकती है, और नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति जो है ये है संसद के पास रहेगी, अधिकार है भारत की संसद के पास रहेगी। तो ये आर्टिकल नंबर 2 में दिया है कि भाई जब भी नए राज्यों का संघ में शामिल किया जाएगा तो उसका जो पावर होगी वो संसद के पास होगी, ये इसमें दिया गया है। तो नए राज्यों को संघ में स्थापित करने की शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है। तो ये हमने दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3 की अगर बात करें, ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 में हमने देख लिया कि भाई कोई भी नया जो अगर क्षेत्र ऐड करना है तो उसके लिए संसद जो कानून बनाकर कर सकती है उसके पास पावर होगी। आर्टिकल नंबर 3 है, इसमें दिया गया कि अधिकार संसद के पास है और साधारण बहुमत के द्वारा ये बिल जो है पास होगा, और आसानी से जो ये 5 परिवर्तन जो है संसद कर सकती है। तो आर्टिकल 3 में जो है कौन कौन से 5 परिवर्तन है वो संसद कर सकती है, संसद के पास जो है पावर होगी, और साधारण बहुमत के जो है साथ वो बिल पास करके आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। तो वो 5 परिवर्तन, जैसे अगर जो है नए राज्यों का गठन करना हो, अगर राज्य है का क्षेत्र है, कोई भी जो स्टेट है उसका क्षेत्र बढ़ाना हो या फिर घटाना हो,
सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या फिर जो भी राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन करने हो, तो ऐसे जो ये 5 जो परिवर्तन है वो संसद के पास ये अधिकार है और वो साधारण बहुमत के द्वारा जो है बिल पास करके संसद ये कर सकती है। ये ऐसा आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेनली अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई आर्टिकल नंबर 3 में क्या दिया गया है, इसमें नए राज्यों का जो गठन का जो विधेयक दिया गया है भाई, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू जो है स्टेट बिल। तो ये कैसे होगा भाई फॉर्मेशन किसी भी स्टेट का? सबसे पहली बात ये आती है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बिल, इसमें ये क्या होगा, ये जो बिल है सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर राष्ट्रपति जो अपनी वहाँ पे राष्ट्रपति के पास सिफारिश ली जाती है और राष्ट्रपति जो है इसको फिर राज्यसभा के पास जो है भेजेगा, जो नया राज्य बनाया जा रहा है। ठीक है, तो राज्य के पास भेजेगा जो भाई नया राज्य बनाया जा रहा है उसके पास, और राज्य की जो है सहमति, भाई राज्य फिर अपनी सहमति दे या ना दे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और फिर बाद में राज्य के पास ये बिल एक निश्चित समय के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति ये निश्चित समय तय करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति है जिस भी राज्य का गठन किया जाना है उसके पास भेजता है एक निश्चित अवधि के लिए। ठीक है, उस पर जो है राज्य अपनी सहमति दे या ना दे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति इस बिल को संसद में जो है रखवा देता है, और ये बिल जो है किसी भी हाउस में रखवाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा में। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर जो है बराबर की अथॉरिटी होती है। जब भी कोई न्यू स्टेट का गठन करते हैं तो उस मामले पर जो है लोकसभा और राज्यसभा की जो यहाँ पे अथॉरिटी बराबर की होती है। किसी भी सदन में यहाँ पे राष्ट्रपति रखवा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, और ये बिल जो है फिर बाद में साधारण बहुमत से आपका ये पास हो जाता है। तो ठीक है, और एक नए राज्य का फिर गठन हो जाता है। तो इस प्रकार जो कोई भी नया जो राज्य है का गठन कैसे होगा, ये प्रोसेस जो आपका आर्टिकल नंबर 3 में दी गई है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, और आर्टिकल नंबर 3 में इसमें जो संसद के पास ये अधिकार है, ठीक है, कि भाई वो साधारण बहुमत के द्वारा जो इन 5 परिवर्तनों को कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, या फिर राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आर्टिकल नंबर 3 के बारे में। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 4 में क्या चीज़ें हैं। तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अनुसार जो शेड्यूल है, जो आपकी अनुसूचियाँ हैं, आर्टिकल नंबर 1 और 4 में जो परिवर्तन होते हैं वो आर्टिकल नंबर 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें दिया गया आर्टिकल नंबर 4 में। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे कि हम देखते हैं कि आर्टिकल 2 है उसमें नए क्षेत्रों का प्रवेश है, और आर्टिकल 3 है उसके तहत नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम कोई भी नया राज्य बनाएंगे या फिर नए क्षेत्रों का कोई भी प्रवेश कराएंगे तो वो हमारे संविधान में कहीं ना कहीं तो जो है लिखा जाएगा भाई। ठीक है, हमारे संविधान में अगर कोई नया क्षेत्र बनता है, कोई नया राज्य बनता है, या फिर किसी नए क्षेत्र को हमने शामिल करना है, तो वो सब जो है शेड्यूल फर्स्ट में जो है सारा लिखा जाता है, अनुसूची नंबर 1 में लिखा जाता है। तो शेड्यूल नंबर 4 है जो अनुसूची नंबर 4 में भी जो है परिवर्तन होता है। शेड्यूल नंबर 4 राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। अनुसूची नंबर 4 है उसमें क्या दिया गया भाई, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। जब कोई नया क्षेत्र आता है या फिर नए राज्य का गठन किया जाता है तो राज्यसभा की भी सीटें बनती हैं, क्योंकि राज्यसभा जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार शेड्यूल नंबर 4 है उसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई शेड्यूल, इसका मतलब जो है शेड्यूल 4 है उसमें भी परिवर्तन होगा, लेकिन ये जो अनुसूची आपकी है, अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर 4, शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4, इसमें आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के कारण जो परिवर्तन होता है वो आर्टिकल नंबर 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है भाई, आर्टिकल नंबर 368 के जो है द्वारा इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर हम पूरा देखें, अगर इसमें देखें कि शेड्यूल नंबर 1
और 4 में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सिंपली संसद में सिंपल मेजॉरिटी से माने जाएंगे। उनके लिए कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है। ठीक है, कि जो भी अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर 4 में जो भी परिवर्तन आपके होते हैं वो सिंपली संसद में सिंपल मेजॉरिटी साधारण जो है बहुमत से माने जाएंगे। उनके लिए कोई संविधान संशोधित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये दिया गया आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें नए राज्यों के गठन जो है भाषा के आधार पर क्या किया जा सकता है, तो भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जा सकता है या नहीं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर जो है डिमांड उठने लगी। भाई साउथ जो इंडिया है उसमें भाषा के आधार पर डिमांड उठने लगी कि भाई नए राज्यों का हमारा गठन किया जाए। ठीक है, आज़ादी के बाद इसके लिए एक जो है धार कमेटी बनाई गई 1947-48 में। तो धार कमेटी बनाई गई भाषा के आधार पर भाई नए राज्यों का गठन करने के लिए 1947-48 में। धार कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि भाई भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस कमेटी ने माना कि भाई नए राज्यों का तो गठन नहीं हो सकता है भाषा के आधार पर। फिर बाद में धार कमेटी के बाद में फिर एक और कमेटी बनाई गई जिसको कहा जाता है जेवीपी कमेटी। और ये कमेटी बनी आपकी 1947 में। जेवीपी कमेटी, इसमें कौन कौन थे? इसमें जे से जवाहरलाल नेहरू जी थे, वी से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, पी से पट्टाभी सिद्धारमैया जी थे। तो 1948 में जेवीपी जो है कमेटी बनी। इन दोनों की अध्यक्षता में जो है जेवीपी कमेटी बनाई गई और इसने भी कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है भाई। ठीक है, तो धार कमेटी ने भी मना कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। और जेवीपी कमेटी 1948 में बनाई गई, इसने भी कह दिया कि भाई भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं हो सकता है भाई। ठीक है, लेकिन साउथ में तो जो है आज़ादी के बाद से बहुत ज़्यादा डिमांडें उठने लगी कि भाई भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाए। तो साउथ में जो है फिर ज़्यादा ये द्वंद्व बढ़ गए, ज़्यादा जो ये मतभेद जो हुए, द्वंद्व बढ़ रहे थे। प्रशासनिक जो है व्यवस्था को देखते हुए फिर सरकार को इस पर डिसीज़न लेना पड़ा, क्योंकि इससे तो हमारे देश में फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हमारा जो प्रशासनिक जो तंत्र है वो बिगड़ जाएगा भाई फिर तो। ठीक है, तो डिसीजन जो है सरकार को जल्द लेना। तो इसके लिए सरकार ने नए राज्यों का गठन कर भाई नए राज्यों का हम कैसे कैसे गठन कर सकते हैं, उसके लिए फिर से एक जो है आयोग बनाया गया। ठीक है, और उस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग सरकार ने बनाया। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1953 में ये बनाया। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की? इस आयोग की अध्यक्षता जो है कि फजल अली ने। फजल अली जो है तो इस आयोग की अध्यक्षता इसने की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है भाई। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फजल अली आयोग या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग एक ही बात है। इसकी अध्यक्षता किसने की? फजल अली ने। लेकिन इसमें जो है 2 अन्य जो है सदस्य भी थे, और 2 अन्य सदस्य कौन थी? हृदयनाथ कुंजरू और सेकंड जो है के.एम. पनीकर और हृदयनाथ कुंजरू 2 अन्य सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता फजल अली ने की। राज्य पुनर्गठन आयोग की 1953 में इसका जो है गठन किया गया। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग, इसकी जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया है, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनीकर। और फिर जो ये आयोग बनाने के बाद में फिर इस आयोग ने जो है सिफारिशें की। इस आयोग की जो क्या सिफारिशें थी भाई, इन्होंने जो है सिफारिशें दी कि कुछ आधारों पर भाई राज्य का गठन किया जा सकता है जिसमें भाषा का भी आधार होगा। ठीक है, तो कुछ आधारों पर नए राज्य का गठन किया जा सकता है जिसमें भाषा का भी आधार होगा, जिसमें हमारे देश की एकता और अखंडता का भी आधार होगा। और इसी की सिफारिश पर जो है संसद एक फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में बना दिया जाता है संसद के द्वारा, जो कि भाई जो भी राज्य बनेंगे वो इस एक्ट के अनुसार अब बनेंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग ने जब अपनी सिफारिशें दी, उसके बाद में संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना दिया गया 1956 में। और इसमें डिसाइड किया गया कि भाई
अब जो भी राज्य बनेंगे वो इसी जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही बनाए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में आया और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है या फजल अली आयोग 1953 में आया भाई। ठीक है, तो 1956 से पहले हमारे देश में 4 तरह के क्षेत्र हुआ करते थे पूरे देश में, क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र सी और क्षेत्र डी। तो 1956 से पहले ये 4 क्षेत्र थे हमारे पूरे देश में। 1956 में हमने चारों क्षेत्रों को मर्ज कर दिया और चारों क्षेत्रों को जब मर्ज किया तो 14 जो है राज्य और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो 14 जो है राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? 1956 में। ठीक है, इनको मर्ज करके, पहले जो है सिर्फ 4 क्षेत्र हुआ करते थे, इन सभी को मर्ज करके 14 राज्य और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूटी हमने बना दी। लेकिन आज प्रेजेंट में देखें तो 28 हमारे पास राज्य हैं और 8 हमारे पास यूटीज़ हैं। 1949-50 में जो है 4 क्षेत्रों में भारत जो है बटा हुआ था, क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र सी और क्षेत्र डी। तो ये 4 क्षेत्र हुआ करते थे, जिसमें क्षेत्र ए है उसमें ब्रिटिश आपका प्रांत आते थे। ठीक है, हमारे संविधान में इसका जिक्र जो है भाग नंबर 6 में है। तो क्षेत्र ए का भाग नंबर 6 में जो है ये पड़ता है, क्षेत्र बी भाग नंबर जो है 7 में पड़ता है, क्षेत्र सी भाग नंबर 8 में पड़ता है और क्षेत्र डी पड़ता है आपका भाग नंबर 9 में। ठीक है, क्षेत्र डी है वो आपका भाग नंबर 9 में पड़ता है। ठीक है, तो क्षेत्र डी में कौन आते हैं? क्षेत्र डी में इसमें अंडमान निकोबार और कुछ अर्जित जो क्षेत्र हमने अर्जित किए थे, ठीक है, पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से, तो इनसे जो अर्जित क्षेत्र और अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह, इनको क्षेत्र डी में रखा गया। भाग नंबर 9 में आते हैं ये। और यहाँ पे जो शासन जो है प्रशासक का होता है। शासन किसका होता है? प्रशासक का होता है। ठीक है, तो क्षेत्र ए में जो है आपके कौन आते थे? ब्रिटिश प्रांत आते थे। क्षेत्र ए में कौन आते थे? ब्रिटिश प्रांत आते थे। क्षेत्र बी में बड़ी रियासतें आती थी, क्षेत्र सी में छोटी रियासतें आती थी और क्षेत्र डी में क्या आती थी? अंडमान निकोबार और कुछ अर्जित क्षेत्र जो हमने अर्जित किए थे भारत में मिलाए थे। ठीक है, तो इन सभी को हमने देख लिया। तो क्षेत्र ए है उसमें टोटल जो है 9 क्षेत्र थे। ओके, और इसमें जो मेनली जो है शुक्त जो है प्रांत, जिसको यूपी वाला शुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एमपी वाला, असम, बिहार और जो है वेस्ट बंगाल, ये आपके सारे जो है क्षेत्र नंबर ए में आते थे ब्रिटिश प्रांत में। और यहाँ पर जो शासन है वो किसका चलता था? गवर्नर का चलता था भाई यहाँ पे। ठीक है, क्षेत्र बी है, इसमें जो है ये बड़ी रियासतें होती थी, भाग नंबर 7 में पड़ता था। और यहाँ पर जो बड़ी रियासतें जो का जो हेड होता था वो राज प्रमुख होता था। ठीक है, और इसमें जो कितनी रियासतें थी? बड़ी रियासतें यहाँ पे 9 बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी, जिनमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर और राजस्थान, ये सारी जो है बड़ी रियासतें इसमें क्षेत्र बी में आती थी। ठीक है, क्षेत्र सी है, इसमें जो है ये भाग नंबर 8 में आती है और इसमें जो छोटी रियासतें आती थी और छोटी रियासतें जैसे दिल्ली, भोपाल, अजमेर, ये सारी छोटी रियासतें होती थी। कुल मिलाकर 10 छोटी रियासतें होती थी, 9 बड़ी रियासतें होती थी और छोटी रियासतें हैं। यहाँ पर जो शासन है प्रशासक का होता था। ठीक है भाई, और बड़ी रियासतों में जो राज प्रमुख यहाँ पे शासन करता था। तो ये हमने देख लिया। ये हमने फिर बाद में मर्ज किए इन सभी 4 क्षेत्रों को और 14 जो है राज्य बना दिए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमने बनाए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें भाई राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो कब आया? तो 1956 में आया। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 1953 में, हालांकि जो एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, हालांकि भाषा के आधार पर किसी भी जो है राज्य का गठन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अपवाद है कि भाई आंध्र प्रदेश है, उसको 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य ये बना था, आंध्र प्रदेश। तो काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि भाई भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य कब बनाया गया था? 1953 में इसको बना दिया गया था। ठीक है, तो साउथ में यहाँ पर जो है काफ़ी आंदोलन चले, इस वजह से भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को जो है पहला राज्य का दर्जा दिया गया 1953 में। ठीक है, ये पहला आपका है। नेक्स्ट जो अगर हम देखें केरल फिर कब बना? तो सबसे पहले फिर केरल बना भाई 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम आया तब आपका केरल बना, 1956 में ही बना। और 4 साल बाद 1960 में फिर महाराष्ट्र जो और गुजरात बने 2 राज्य। अगले जो है 1963 में फिर नागालैंड जो है राज्य बना। ठीक है, 1966 में हमारे पंजाब और हरियाणा।
ठीक है, 2 जो है राज्य बनी और इसमें जो है चंडीगढ़ है उसको संयुक्त जो है इसका जो राजधानी बना दिया गया, इसको यूटी भी बना दिया गया, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया भाई, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1970 में फिर हमारा हिमाचल प्रदेश बना। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई हिमाचल प्रदेश कब बना राज्य। 1970 में राज्य का गठन हुआ। ठीक है, 1972 में 3 राज्य जो आपके बने, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ये इंपॉर्टेंट 3 राज्य जो है बनकर तैयार हुए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 1975 में जैसा कि हमने देखा, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे भारत में जो है शामिल किया गया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के थ्रू सिक्किम को भारत में मिलाया गया। 1975 में जो है ये भारत का एक राज्य बना सिक्किम। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई। फिर 1986 में जो आपके मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य बने। ठीक है, 1986 में। 1987 में फिर गोवा बना। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। गोवा जो है पहले दमन और द्वीप के साथ संयुक्त जो यूटी हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, जिसमें 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत ये पहले क्या होता था, दमन और द्वीप और जो गोवा आपस में दोनों मर्ज होके ये एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते थे। लेकिन बाद में फिर गोवा है उसको 1987 में राज्य जो बना दिया गया दमन और द्वीप से अलग करके। ठीक है, 2000 में जो है 3 राज्य बने, जिसमें इसमें उत्तराखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा और झारखंड आएगा। 1 नवंबर जो है को छत्तीसगढ़ बनाया गया, 9 नवंबर को बनाया गया आपका उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को बनाया गया झारखंड। ठीक है भाई। इसके बाद में तेलंगाना जो है हमारा 2014 में बना। वहाँ पे ऊपर मैंने डेट है 2016 बता दी थी। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे नोट कर लेना भाई, जो 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना आपका ये बना था भाई। ठीक है, मैंने ऊपर जो है 2016 बता दिया था, 2014 में आपका तेलंगाना बना है 2 जून 2014। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये 2 यूटी बना दिए गए। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है, इसको 31 अक्टूबर 2019 को जो है 2 यूटीज़ बना दिया गया है। तो आज प्रेजेंट में हमारे पास टोटल कितनी यूटीज़ हो गई है भाई, प्रेजेंट में हमारे पास टोटल 8 यूटी हो गई है और 28 जो है आपके क्या हो गए हैं, राज्य हो चुके हैं। तो दादरा व नगर हवेली, दमन द्वीप, जैसा कि आप जानते हैं पहले ये अलग अलग जो है यूटीज़ हुआ करते थे, इनको अब मर्ज कर दिया गया और ये जनवरी 2020 में किया गया। ठीक है, तो करंटली 28 राज्य हमारे पास है और 8 यूनियन जो है टेरिटोरीज़ हमारे पास ये हैं। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें संघ और उसके राज्य जो क्षेत्र हैं, इसमें एक बेरुबारी केस 1960 में आया। इसमें जो हमारा आज का जो बांग्लादेश है उसका बेरुबारी जो है ये आपका आज जो बांग्लादेश है उसका क्षेत्र हुआ करता था, जो पूर्वी पाकिस्तान में जो है ये आपका आता था। इसमें सरकार ने तय किया कि भाई हम बेरुबारी की जो ज़मीन है बांग्लादेश को दे देंगे, यानी जो है पूर्वी पाकिस्तान को दे देंगे। और यहाँ जो है न्यायपालिका ने ये तय किया कि अगर कोई भारतीय क्षेत्र दूसरे देश को दिया जाना है तो उसके लिए संविधान संशोधन किया जाएगा और आर्टिकल जो है 368 के तहत उस क्षेत्र को जो है दिया जा सकता है। ठीक है, अगर हमें किसी भी दूसरे देश का क्षेत्र हालांकि हमें लेना है तो हम आसानी से भाई ले सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में जो है सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल साधारण जो बहुमत के साथ हम इसको ले सकते हैं अगर हमें किसी भी दूसरे देश से कोई क्षेत्र लेना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हमें अपने देश का कोई क्षेत्र दूसरे देश को देना है तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन जो है करना पड़ेगा। बिना संविधान संशोधन के हम किसी भी जो है क्षेत्र को हम नहीं दे सकते। तो इस प्रकार जो है हमने फिर जो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किया, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच की जो है कुछ भूमि है उनकी अदला बदली जो है की गई थी। ठीक है, इस केस के तहत। ओके, तो ये आपका जो है आपका आएगा। तो ये सारे जो क्षेत्र हमने देख लिया अर्जित एक्वायर्ड क्षेत्र। अगला जो टॉपिक हमारा होगा इस क्लास का नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में हम पूरा डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जो है ज़रूर आप कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।